आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड वार टू के बारे में जानेंगे। हम आपको आसान अल्फाज में समझाएंगे कि वर्ल्ड वार टू कैसे और क्यों स्टार्ट हुई, इसकी वजूहात क्या थीं, वर्ल्ड वार टू कब और कैसे ख़त्म हुई और वर्ल्ड वार टू के नतीजे में क्या हुआ और उसके नतीजे में कौन कौन सी तब्दीलियां रोनमा हुईं। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। दूसरी जंग अजीम, जिसे वर्ल्ड वार टू के नाम से जाना जाता है, एक आलमी जंग थी जो 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक जारी रही। इसमें बहुत से ममालिक शामिल थे, बशमूल तमाम बड़ी ताकतें। वर्ल्ड वार टू की बहुत सी वजूहात हैं, जिसमें से हम चंद अहम वजूहात का जिक्र कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज़ मिलिटरिज्म इन जापान। वर्ल्ड वार टू से पहले जापान अपनी आर्मी को बहुत मजबूत कर रहा था। जापान अपने हमसाया ममालिक पर मुसलसल हमले कर रहा था, जिनमें चाइना और कोरिया शामिल थे। दूसरी अहम वजह है ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। ये वर्ल्ड वार टू की दूसरी बड़ी वजह थी, जिसमें जर्मनी पर बहुत ज़्यादा जुर्माने किए गए। तीसरी सबसे अहम वजह है ह्यूमिलिएशन ऑफ जर्मनी, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक का जर्मनी के साथ रवैया था। यूरोपीय ममालिक हमेशा जर्मनी को नीचा दिखाने की कोशिश में थे और इस काम में सबसे आगे फ्रांस था, जिसकी वजह से हिटलर ने वर्ल्ड वार वन का बदला लेने का फैसला किया, जिसके लिए इसने अपनी आर्मी दोबारा से मुनज़्ज़म करना शुरू कर दी। चौथी वजह है इम्पीरियलिज्म। बरतानिया और फ्रांस की वर्ल्ड वार वन से पहले बहुत सी कॉलोनीज थीं, मगर अब इस दौड़ में जर्मनी और जापान भी शामिल हो गए। पांचवी वजह है नेशनलिज्म एंड डिक्टेटरशिप। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी और जापान में भी डिक्टेटर्स पावर में थे। वर्ल्ड वार वन के बाद लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, जिसका मकसद आइंदा जंगों की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ ममालिक के मसाइल हल करना थे, मगर यह लीग अपने मकासद में बुरी तरह नाकाम हुई। फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड में जंगी मुआहदा हो चुका था। फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड की हिफाजत का वादा किया था। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ तय किया कि जंग की सूरत में एक दूसरे का साथ देंगे। 1938 में जर्मनी ने ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया के कुछ इलाके पर कब्जा कर लिया, मगर उसके बावजूद बरतानिया और फ्रांस जर्मनी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो समझते थे कि हमें इससे दूर रहना चाहिए, वरना फिर कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। 1939 में जर्मनी ने पूरे चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा कर लिया, मगर फ्रांस और बरतानिया अभी भी खामोश थे। वर्ल्ड वार वन के बाद जर्मनी के कुछ इलाके अलहदा करके पोलैंड में शामिल कर दिए गए थे और हिटलर इन इलाकों पर भी कब्जा करना चाहता था, मगर फ्रांस, बरतानिया और पोलैंड में जंगी मुआहदा हो चुका था। फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड की हिफाजत का वादा किया था। इसी के साथ जर्मनी ने सोवियत यूनियन के साथ मुआहदा किया और पोलैंड पर मिलकर हमला करने का मंसूबा बनाया। दूसरी जंग अजीम 1 सितंबर 1939 को उस वक़्त यूरोप में शुरू हुई जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया। बरतानिया और फ्रांस ने 3 सितंबर को जर्मनी के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए इसका जवाब दिया। इस जंग में न सिर्फ फौजी एहलकार शामिल थे, बल्कि आम लोग भी पेश थे। इस जंग में दो ताकतें वाज़िह तौर पर शामिल थीं। एक तरफ एक्सिस पावर थी और दूसरी तरफ अलायंस पावर थी। एक्सिस पावर में जर्मनी, इटली, जापान, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया शामिल थे और अलायंस पावर में यूएस, बरतानिया, फ्रांस, यूएसएसआर, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, डेनमार्क, ग्रीस, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और पोलैंड वगैरह शामिल थे। यहाँ पर
ایک بات یاد رہے کہ اٹلی ورلڈ وار ون میں الائنس پاور میں شامل تھا، لیکن ورلڈ وار ٹو میں ایکسس پاور میں شامل ہو گیا۔ ورلڈ وار ون کے بعد جرمنی بہت زیادہ تنزلی کا شکار تھا۔ ان میں اب انتقام کی آگ تھی۔ جرمنی میں ایک آدمی ہٹلر تھا۔ اس نے جرمنی کی حکمرانی حاصل کی اور ان ممالک سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا جو ورلڈ وار ون میں ان کے مخالف تھے۔ ہٹلر نے وہ علاقے جو پہلے تو جرمنی کے پاس تھے لیکن ورلڈ وار ون کے بعد دوسرے ممالک نے چھین لیے تھے، ایک ایک کر کے واپس لینے شروع کر دیے، اور جرمنی کا سب سے بڑا علاقہ جو پولینڈ میں شامل تھا وہ بھی حملہ کر کے واپس لے لیا۔ مگر ہٹلر میں بدلے کی آگ ابھی بھی بجھی نہ تھی اور وہ دشمن ممالک کو اپنے قدموں میں لانا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے 1 ستمبر 1939 کو پولینڈ پر حملہ کر دیا، اور یہی ورلڈ وار ٹو کا آغاز تھا۔ اس کے کچھ دیر بعد جرمنی کی فوج پولینڈ میں گھس گئی، اور جیسے ہی جرمنی پولینڈ میں داخل ہوئی اسی وقت فرانس اور برطانیہ نے جرمنی پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ سوویت یونین نے پلان کے مطابق مشرق کی طرف سے پولینڈ پر حملہ کیا اور تقریباً 1 مہینے میں پولینڈ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد جرمنی اور سوویت یونین نے پولینڈ آپس میں بانٹ لیا۔ اب ہٹلر کا اگلا ہدف فرانس اور برطانیہ تھا، کیونکہ انہی کی وجہ سے جرمنی تنزلی کا شکار ہوا تھا۔ ہٹلر سارے یورپ میں اپنی فوج پھیلانا چاہتا تھا، لیکن اٹلی کی بھی کچھ ایسی ہی صورتحال تھی، اور اٹلی میں موسولینی بھی اٹلی کی حکومت کو پورے یورپ میں پھیلانا چاہتا تھا اور رومانوی حکومت کو واپس لانا چاہتا تھا، اور دوسری طرف جاپان ایشیا میں اپنی حکومت بنانا چاہتا تھا۔ تو اس طرح یہ 3 ممالک یہ جنگ لڑ رہے تھے۔ ہٹلر تمام ممالک پر جرمن راج مسلط کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے اسی دوران ناروے پر بھی حملہ کر دیا۔ 9 اپریل 1940 سے 10 جون 1940 تک جرمنی نے ناروے پر قبضہ کر لیا، اور ناروے اور جرمنی کے درمیان ڈنمارک پر بھی قبضہ کر لیا۔ بات یہاں پر ختم نہ ہو سکی۔ کچھ عرصہ میں نیدرلینڈ، لگزمبرگ اور بیلجیم جیسے ممالک کو بھی قبضہ میں لے کر جرمنی میں شامل کر لیا گیا۔ جون 1940 تک ہٹلر کو محسوس ہوا کہ جنگی ہتھیار اس کے پاس بھاری تعداد میں جمع ہو گئے ہیں، اس لیے اس نے 1940 میں ہی فوج کو فرانس کی طرف روانہ کر دیا اور اس پر حملہ کر دیا۔ فرانس کے پاس 8 لاکھ فوجی تھے، لیکن اس کے سامنے جرمن 15 لاکھ فوجی، 2000 ٹینک اور 1500 جنگی طیارے تھے، جو اس وقت فرانس کے لیے بہت مشکل تھی۔ جرمنی نے چند دن میں فرانس کا کام تمام کر دیا۔ فرانس اور برطانیہ نے مل کر جرمنی کو نیچا دکھانے کی کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ دن ہٹلر کو آج تک نہیں بھولا۔ ہٹلر نے فرانس کے اسی کیمپنگ کے جنگل میں وہی ٹرین منگوائی جس میں تقریباً 21 سال پہلے فرانس اور برطانیہ نے جرمن حکومت سے 11 نومبر 1918 کو آرمسٹس معاہدے پر دستخط کروائے تھے، اور ہٹلر نے پھر فرانس سے اتنے سالوں کے بعد 22 جون 1940 کو پھر اسی آرمسٹس معاہدے پر دستخط کروائے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ جرمن فوج پورے یورپ کو فتح کر کے اپنے قبضے میں لے چکی تھی۔ بس ایک ہی ملک تھا جس پر جرمنی قبضہ نہ کر سکی، اور وہ تھا برٹین۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاروں اطراف سے سمندر سے گھرا ہوا تھا۔ 1940 میں ہٹلر نے برطانیہ پر سمندری حملہ کرنے کا سوچ لیا، لیکن اس کے ایک قریبی آدمی نے اسے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ برطانیہ کی ہوائی فوج بہت مضبوط ہے اور وہ ان پر سمندر پر ہوائی حملہ کر سکتی ہے۔ اس پر ہٹلر نے اپنی ہوائی فوج کو مزید مضبوط بنانے کا سوچا تاکہ جرمنی اس پر کاؤنٹر اٹیک کر سکے۔ کچھ عرصہ بعد دونوں ممالک کے درمیان
बहुत बड़ी जंग हुई जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। इस जंग में बरतानिया के तकरीबन 1000 और जर्मनी के तकरीबन 1800 जंगी तैयारे तबाह हुए। महीनों चलने वाली बैटल ऑफ ब्रिटेन के बाद हिटलर ने घुटने टेक दिए, जबकि आधे से ज़्यादा यूरोप पर जर्मनी की हुकूमत थी और थोड़ी सी मज़ीद कोशिश से वो बरतानिया को भी फतह कर सकता था। लेकिन वो इस दौरान 3 नाकाबिले तलाफ़ी गलतियां कर बैठा। पहली गलती ये थी कि उसने बरतानिया के साथ जंग को ख़त्म कर दिया और यूरोप के दूसरे ममालिक पर हुकूमत का सोचने लगा। दूसरी गलती ये थी कि उसने बगैर किसी ख़ास वजह के रशिया के साथ जंग शुरू कर दी। लेकिन जर्मन फौजी रशिया की सर्दी और रशिया की फ़ौज के सामने बेबस हो गए और 9 लाख जर्मन फौजी मारे गए। तीसरी बड़ी गलती ये थी कि उसने बगैर किसी वजह के अमेरिका के साथ जंग शुरू कर दी, जबकि अमेरिका और जर्मनी के दरमियान कोई ख़ास दुश्मनी भी ना थी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इसके तकरीबन 4 दिन बाद हिटलर ने अमेरिका के साथ जंग के बारे में सोच लिया। उसने ये हमला इस वजह से किया कि उसने सोचा कि जापान भी अमेरिका का दुश्मन है और जर्मनी भी अमेरिका का दुश्मन है, तो जर्मनी ने जापान का साथ दिया। लेकिन इसके असरात जर्मनी और हिटलर के लिए बहुत ख़राब साबित हुए। 6 जून 1944 के दिन अमेरिका, बरतानिया और दूसरे दोस्त ममालिक की फ़ौजें यूरोप में घुस गईं और जर्मनी पर हमला कर दिया। जर्मनी का बहुत भारी जानी और माली नुकसान हुआ और जर्मनी हिम्मत हार गया। जुलाई 1943 में सिसिली पर अलाइड पावर्स के हमले के बाद मुसोलिनी को किंग विक्टर इमैनुअल III के हुक्म से गिरफ्तार किया गया, जिसने सिविल वार को हवा दी। 1943 में अलाइड पावर्स ने इटली पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद मुसोलिनी को ओहदे से हटा दिया गया और बाद में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जर्मनी के लिए ऐसे हालात में रहना बहुत मुश्किल हो गया था कि एक तरफ से अमेरिका, बरतानिया और उसकी दोस्त फौजें जर्मनी पर हमलावर थीं और दूसरी जानब से रशिया की फ़ौज बर्लिन की जानब से बढ़ती चली आ रही थी। इन हालात में जर्मनी और हिटलर की हार वाज़िया थी। हिटलर के आखिरी दिन बर्लिन में वाक़या फीरर बंकर नामी एक रहायशगाह में गुजरे। ये बहुत मजबूत थी, लेकिन बर्लिन पर होने वाले तोप के गोलों के हमलों की वजह से इसकी छत और बुनियादें हिल कर रह गई थीं। इस वक्त हिटलर को अपनी नाकामी नज़र आ रही थी। उसने उस वक्त अपने चंद अफसरों और करीबी दोस्तों को अपने पास बुलाया। रशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक हिटलर ने उन्हें कहा कि मुझे किसी भी हाल में दुश्मनों के हाथों नहीं पकड़ा जाना चाहिए। अगले दिन 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने लंच के बाद वाल्टर ब्रांड की ऑटोमेटिक पिस्तौल से खुदकुशी कर ली और उसके साथ ही हिटलर की कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची। लेकिन हिटलर की मौत आज भी एक राज समझी जाती है। अलाइड पावर्स को फतह हासिल हुई। अलाइड पावर्स ने बर्मा, इंडोनेशिया और फिलिपाइन को वापस हासिल कर लिया। उधर एशिया में जापान अभी भी जंग लड़ रहा था। उसने इस जंग के दौरान अमेरिका का भी बहुत भारी नुकसान किया। जापान अभी तक हार मानने को तैयार ना था। अमेरिका ने जापान पर एटम बम के ज़रिए हमला करने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर अमेरिका जापान पर फ़ौज के ज़रिए हमला करता तो अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान का ख़तरा था। चनांचे अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय एटम बम गिराया। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैट मैन बम भी गिरा दिया, क्योंकि इन 2 शहरों में जापान की बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थीं जो जापान की आर्मी के लिए हथियार तैयार करती थीं। टोक्यो पर भी पहले बमबारी हो चुकी थी,
जापान पर हमले से पहले अमेरिका जर्मनी पर एटमी हमले करना चाहता था, मगर उस वक़्त जर्मनी को शिकस्त हो चुकी थी। हिरोशिमा में तकरीबन 1 लाख और नागासाकी में तकरीबन 80,000 अमवात हुई और बच जाने वाले लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो गए। अमेरिका के एटमी हमलों के बाद 15 अगस्त को जापान ने भी शिकस्त तस्लीम कर ली। उसके साथ ही वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम हो गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों सुपर पावर बनकर उभरे। अब दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान बहुत सख्त जंग शुरू हो गई, जो 1991 में ख़त्म हुई, जब सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हुई। जर्मनी को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। मशरक़ी जर्मनी सोवियत यूनियन और मगरबी जर्मनी फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया के कब्ज़े में चला गया। इन 2 हिस्सों के दरमियान बर्लिन की मशहूर दीवार बनाई गई। ये दीवार 1990 को तोड़ दी गई थी, जब मशरक़ी और मगरबी जर्मनी एक हुए थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद यूरोप मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था। यूरोप की सारी इंडस्ट्रीज़ तबाह हो चुकी थीं। फ्रांस और बरतानिया अपनी ताकत खो चुके थे। वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत से ममालिक को आज़ादी मिली, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया भी शामिल हैं। इसके अलावा अफ्रीका में मौजूद फ्रांस और बरतानिया की कॉलोनीज़ को भी आज़ादी मिल गई। वर्ल्ड वार 2 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में लाया गया, जिसका मकसद तीसरी जंग अज़ीम होने से रोकना था, और अब तक अक़वाम मुत्तहिदा अपने तमाम मकासद में किसी हद तक कामयाब भी रही। जापान और पैसिफिक ओशन अमेरिका के कब्ज़े में चला गया। कोरिया को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, और चाइना में सिविल वार दोबारा शुरू हो गई थी, जो 1949 में ख़त्म हुई और कम्युनिस्ट इक़्तिदार में आए। वर्ल्ड वार 1 की तरह वर्ल्ड वार 2 में भी इंडिया से लोग बरतानिया की तरफ से लड़े। दूसरी जंग अज़ीम में एक अंदाजे के मुताबिक कुल 70 से 85 मिलियन अफराद हलाक हुए, जो 1940 की आलमी आबादी का 3% था, जिसमें जंग से बराह रास्त होने वाली अमवात 50 से 56 मिलियन थीं। इसके अलावा कुछ दूसरी वजूहात, जिसमें कहत और कुछ दूसरी जंग से वाबस्ता बीमारियां शामिल हैं, उनसे तकरीबन 19 से 28 मिलियन अमवात हुईं। वर्ल्ड वार 2 का इख्तिताम 2 सितंबर 1945 को हुआ,